बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या अपोजिशन ने अपनी सारी उम्मीदें अब बांध ली हैं 8 फरवरी से। डिपेंड करता है कि पाकिस्तानी 8 फरवरी को बाहर आते हैं या नहीं आते। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं 8 फरवरी को लेकर। बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं, जापान में, हर जगह पे ये कोशिश की जा रही है कि 8 फरवरी की मुनासबत से प्रोग्राम किए जाएं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान में होने वाली धांधली और इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, पाकिस्तान में अदलिया को कैद किया गया है, आइन की धज्जियाँ उड़ा दी गई, बेशुमार चीज़ें हैं, तो इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। अब 8 फरवरी एक, आप समझ लें, टेस्टर है, या ये एक वार्म अप मैच है, या क्वालिफाइंग राउंड है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये 8 फरवरी को कामयाब हो जाते हैं और पाकिस्तान को बंद कर देते हैं एक दिन के लिए, या इस किस्म के मुजाहरे या इस किस्म के मनाजिर आ जाते हैं पूरे पाकिस्तान से जिनके लिए पाकिस्तानी इंतजार कर रहे हैं या जो पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है, तो फिर ये क्वालिफाई कर जाएंगे एक बड़ी तहरीक के लिए। यानी फिर हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी कि इन्होंने एक मरतबा करके दिखा दिया है, ये दोबारा ज़रूर आएंगे और ये मुश्किल पैदा करेंगे। दोबारा ये कब आएंगे ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि फिर उसके बाद रमज़ानुल मुबारक है। 8 फरवरी के बाद 10 दिन के बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा और छोटी ईद के बाद यानी मार्च के महीने में ये रमज़ान के अंदर सारी एक्टिविटीज़ होंगी और सारी चीज़ें तय पाएंगी और फिर मार्च के महीने के आखिर में बड़ी अनाउंसमेंट आ जाएगी कि पूरा पाकिस्तान कब और कैसे बंद करना है। ये 8 फरवरी को अगर तो जो वार्म अप मैच है या जिसे आप कहते हैं क्वालिफाइंग मैच है, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो फिर ये फाइनल खेलने की कोशिश करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि 8 फरवरी की इनकी कॉल नाकाम हो जाए और उस दिन ये पाकिस्तान को बंद ना कर सके, और अगर करें भी तो मीडिया को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, प्रोपेगेंडा इस तरीके से किया जाए जिससे ये साबित कर सकें कि जनाब 8 फरवरी को तो पाकिस्तान बंद नहीं हुआ, अब वो अपना खेल खेलेंगे, अपोजिशन अपना खेल खेलेगी और दोनों तरफ पूरा जोर लगाया जाएगा। लेकिन हुकूमत को अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती है तो हुकूमत को इस बात का आइडिया हो जाएगा कि अब ये फाइनल जरूर खेलेंगे और ये उस मामले की तरफ जरूर आएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का नया जो एक प्लान है वो ये नहीं है कि वो डी चौक चले जाएंगे या वो लाहौर चले जाएंगे या वो कहीं और चले जाएंगे। नहीं, वो पहले मरहले में पूरा मुल्क बंद करेंगे। मुल्क के हर कोने में वो नौजवानों को, अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को कहेंगे कि आप सड़कें बंद करें, गाड़ियां बंद करें, कारोबार बंद करें, हर चीज आप बंद कर दें। तो हुकूमत का ये शौक भी पूरा हो जाएगा। वैसे भी हुकूमत ने 3-3.5 साल से पूरा पाकिस्तान ही बंद किया हुआ, अब तो 4 साल होने वाले। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पाकिस्तान की मईशत से लेकर हर चीज का। तो 8 फरवरी को पता चलेगा। अगर 8 फरवरी को ये नाकाम हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते फर्ज करें, तो फिर इनको दोबारा कामयाबी के लिए जोर लगाना पड़ेगा, लंबी कोशिश करनी पड़ेगी। तो 8 फरवरी एक ऐसा पहला पड़ाव है जो इन्हें हर हाल में पार करना पड़ेगा। अगर यहां से कामयाबी होती है तो फिर फाइनल करीब है, और अगर यहां से कामयाबी नहीं होती तो फिर फाइनल दूर है। इन्हें दोबारा से पूरा मैच खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया KPK हाउस में इस्लामाबाद में, और वहां ये तय करने जा रहे हैं कि किस तरीके से 8 फरवरी को कामयाब बनाया जाए। और इमरान खान साहब की जेल के अंदर जो कैद तन्हाई है वो एक बड़ा सीरियस इशू है जिसको डिस्कस किया जाएगा। अचकजई साहब का अपोजिशन लीडर बन जाना ये एक तरह की कामयाबी है, और इसमें दावे किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने रोल प्ले किया। नवाज शरीफ का लेना देना ही कोई नहीं। देखिए, इमरान खान के पास हुकूमत बनाने की ताकत थी, इमरान खान से हुकूमत छीन ली गई। फिर इमरान खान के पास जो है वो अपोजिशन लीडर बनाने की ताकत थी, तो उन्होंने अपना अपोजिशन लीडर एक पहले नामजद किया, उसको नायल कर दिया गया, तो उन्होंने दूसरा कर दिया। अब इसमें नवाज शरीफ का ना लेना ना देना, लेकिन क्योंकि ये आईनी काम, कानूनी काम भी रोक कर बैठे हुए हैं, तो क्योंकि 4-5-6 महीने गुजारने के बाद, यानी इमरान खान साहब ने तो अगस्त में कहा था और ये नोटिफिकेशन जाके जनवरी में हो रहा है, तो इतने महीने लगाने के बाद ये नहीं बता रहे कि इतने महीनों के लिए जिम्मेदार कौन है। वो ये कह रहे थे नवाज शरीफ की बड़ी मेहरबानी। भाई, नवाज शरीफ ने वोट डाला है या नवाज शरीफ ने नामजद किया है
यानी उन चीजों का एहसान आप कैसे चढ़ा, मिसाल के तौर पे एक आदमी की कोई अपनी चीज है, वो अपनी चीज लेता है किसी दूसरे आदमी से और वो आदमी से कहता है कि जनाब मेरा तेरे पे एहसान है कि मैंने तेरी चीज तुझे दे दी है। ये कैसा एहसान है? ये तो बदमाशी है, ये तो गुंडागर्दी है कि भाई एक चीज का मालिक ही नहीं है नवाज शरीफ, वो कैसे दे सकता है दूसरे आदमी को वो चीज जो उसका मालिक है। यानी मालिक तो इमरान खान है, उसने अचकजई को दिया, तो नवाज शरीफ बीच में ना 3 में ना 13 में, देखो मैं तुमसे छीन सकता था, मेरे पास ताकत थी, फौज मेरे साथ खड़ी हुई है, आर्मी चीफ मेरे घर के अंदर है और सारी चीजें मैंने कंट्रोल की हुई हैं, देखो मैंने मेरे मेरे मेरा शुक्रिया अदा करो, मैंने दे दिया तुम्हें। ये तो घटियापन की इंतहा है। और वो मीडिया को कह ये खबर चलवा रहे हैं कि जनाब आप ये खबर चलाएं कि नवाज शरीफ ने अचकजई को अपोजिशन लीडर का ओहदा दिया, हालांकि नवाज शरीफ ना 3 में ना 13 में। नाजरीन, एक और खबर है मेरे पास, वो ये है कि पाकिस्तान ग़िज़ाई किल्लत का शिकार लगातार तेजी से हो रहा है। और ये ग़िज़ाई किल्लत इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ये वजह नहीं है। खाने के लिए है हमारे पास, लेकिन वो बहुत महंगा हो गया, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर जा रहा है। गुर्बत की वजह से और महंगाई की वजह से आम आदमी जो है उनकी एक बड़ी तादाद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रही है। इस वक्त जो लेटेस्ट आदादो शुमारा है उनके मुताबिक चारों सूबों में ग़िज़ाई किल्लत बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान के लोग हमारे शानदार लोग हैं, वहां पे 30% से ज्यादा लोग जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, उन्हें पूरा खाना नहीं मिल रहा। ये तो एक तो आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, लेकिन फिर भी उन्हें रोटी मिल जाती है। लेकिन यहां पे वो लोग हैं जो रोटी खाने को भी तरस रहे हैं। बलूचिस्तान में 30%, सिंध में 29% से ज्यादा है, पंजाब में 22.5% है और खैबर पख्तूनख्वा में 21.5% है। ये जनाब जो इन्फ्लेशन है और बढ़ती हुई महंगाई इसको आप कहते हैं। एक तो बढ़ती हुई महंगाई और लोगों में जो गुर्बत बढ़ती जा रही है उसकी वजह से लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने बहुत पहले ये इशू उठाया था जब ये तादाद बहुत थोड़ी होती थी, और वो ये कहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है जब उन्हें प्रॉपर खुराक नहीं मिलती, जब उन्हें दूध नहीं मिलता, उन्हें विटामिन्स नहीं मिलते, उन्हें फल नहीं मिलता, उन्हें अच्छी रोटी नहीं मिलती, तो तब हमारे बच्चों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, उनकी जिस्मानी ग्रोथ कम होती है। आप देखें दुनिया में कई ममालिक थे, यानी चाइना के बारे में लोग कहते थे बहुत छोटे छोटे फारग हैं, आज वो आपसे तेज भागते, आज वो आपसे ज्यादा वजन उठाते, आज वो आपसे अच्छी कुश्ती लड़ देते हैं। यानी भाग वो तेज लेते हैं, वजन वो ज्यादा उठा लेते हैं, कुव्वत उनके पास ज्यादा है, फुर्ती उनके पास ज्यादा है। ये कैसे हो गया? उनके कद भी लंबे होना शुरू हो गए। लेकिन दुनिया में जहां पे जब गुर्बत होती है ना और ग़िज़ाई किल्लत होती है तो वो कौमें नीचे की तरफ जाती है, और जहां पे ग़िज़ाई किल्लत नहीं होती ना, एक जिस्म अगर सेहतमंद है तो उसमें एक सेहतमंद दिमाग होगा, वो कौम फिर आगे बढ़ेगी। जब आपका जिस्म कमज़ोर है तो दिमाग भी आपका कमज़ोर होगा, फिर कौम भी पीछे रह जाएगी। बहुत सारी कौमें हैं जिनके लोग कमज़ोर हुआ करते थे लेकिन अब वो ताकतवर है क्योंकि उन्होंने ग़िज़ाई किल्लत पे काबू पाया, और हमारे यहाँ पे लगातार ग़िज़ाई किल्लत बढ़ती चली जा रही है। नाज़रीन, कराची में गवर्नर्स का पूरा पोल खुल गया, और ये जो आग लगी है ना, वैसे तो रोज ही उनका पोल खुलता है, लेकिन ये जो गुल प्लाजा में आग लगी है इसने मुकम्मल तौर पे सिंध हुकूमत की गवर्नर्स का पोल खोल दिया। इन्होंने जबरदस्ती अपना मेयर बनाया कराची का, मैंडेट भी नहीं था इनके पास, जोर लगा के ताकत का इस्तेमाल करके एजेंसियां बीच में डाल के ये अपना मेयर लेकर आए। अब देखें ना, अगर एक सूबे में एक हुकूमत को पहला साल हो, या वो हुकूमत अभी अभी आई है, या उस हुकूमत के पास वसाइल नहीं है, उनका हक मारा जा रहा है, तो चले कोई जवाब भी है। लेकिन एक सूबे में जहां पे आप 18 साल से हुकूमत में है, वहां अगर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं कि बुनियादी मामलात हैं कि आग बुझानी है, पुलिस ने पहुंचना है, एम्बुलेंस ने पहुंचना है, ये चीजें परवेज इलाही को 5 साल के लिए मौका मिला था वजीर आला बनने के लिए, और वो पंजाब में सारा कुछ करके चला गया। बाद में उन चीजों को बहुत बुरी तरह तबाह किया शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, हमजा ने, उस्मान ने, इन्होंने बड़ी तबाहियां फेरी। परवेज इलाही ने जो काम किया था ना, परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर के दौर के अंदर, वो बड़ा जबरदस्त काम उसने किया था। तो क्रेडिट जो है वो सियासतदानों को ही जाता है, कम से कम उसने काम तो किया।
लेकिन अब अगर आप देखते हैं तो हालात पहले से बुरे हैं। तो सिंध के अंदर 18 साल से हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इन 18 सालों में वो बुनियादी चीजें नहीं कर सके, और जो आग लगी है गुल प्लाजा में, उसमें अब तक की इतला के मुताबिक 26 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 26 लोग, कल हम 6 लोग बता रहे थे, 7 लोग बता रहे थे, अब 26 लोग जाँ बहक हो गए, जबकि 70 से जायद अफराद अभी तक लापता हैं, जिनका पता ही नहीं है कि वो किधर है। ऐसी खौफनाक ऑडियोज आ रही है, इतने तकलीफ दे मनाजर हम देख रहे हैं, रूह कांप जाती है आदमी की देखकर। लेकिन आप देखिएगा 2-4-5 दिन के बाद, मुझे अच्छी तरह याद है, ये सब भूल जाएंगे, मैं अच्छी तरह मुझे याद है, मैं कराची गया जहां पे एक फैक्ट्री के अंदर मुलाजिमीन को बंद करके बाहर से ताले लगाकर आग लगा दी गई। और आग लगाई गई क्यों? ताकि बाकी सबको डराया जा सके। भत्ता नहीं मिल रहा था, भत्ता नहीं मिल रहा था, आग लगा दी। वो मामला भी गोलमोल हो गया, आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। तो कराची में आग लगा दी जी, भत्ता नहीं मिल रहा था, वो सैकड़ों लोग वहां पे जल गए। मैं वहां पे गया तो बाहर खड़े हुए लोग बिल्कुल ऐसे नॉर्मल थे, कैमरे ऑन होते थे तो ये पॉलिटिकल लोग दुखी बन जाते थे, कैमरे ऑफ होते थे तो पॉलिटिकल लोग ऐसे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते थे, इन्हें परवाह ही नहीं थी। हम वहां पे खड़े होकर देख रहे थे कि ये क्या चल रहा है। तो कराची में, और एमक्यूएम के लोग खास तौर पे, इन्होंने तो वहां पे घेरा डाला हुआ था। ये तो कहते थे जी बल्दिया फैक्ट्री वाली साइड पे हमने जाने नहीं देना किसी को। इनके कुछ ऐसे गुंडानमा लोग थे उस दौर के अंदर, इनका बड़ा तोती बोलता था, गैंग वॉर भी चलता था कराची में, तो ये तो हिलने नहीं दे रहे थे किसी को वहां पे कि जनाब हम किसी को नहीं आने देंगे, हम करेंगे फैसला, कौन आएगा कौन जाएगा, कौन फूल रखेगा। तो इन्होंने पूरा का पूरा निजाम जो है वो वहां पे जकड़ा हुआ था, किसी को आने नहीं दे रहे थे। तो अब जो इतला है उसके मुताबिक 26 से जायद अफराद अभी तक जाँ बहक हो गए हैं, 70 से जायद अफराद अभी तक लापता हैं, जिनका कुछ मालूम नहीं हो सका। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नादरीन तहसील बाड़ा में गए, उन्होंने IDPs के साथ मुलाकातें की हैं और उनके साथ उनके कुछ MNAs, अब्दुल गनी अफरीदी और MNA इकबाल अफरीदी, ये MP MNA साथ थे, उनके दीगर लोग भी थे। तो वहां जाके उन्होंने IDPs कहते हैं उन्हें जिनके इलाकों में ऑपरेशन हो रहा हो और वो अपने मुल्क के अंदर ही बेचारे बेयारो मददगार, उनको लाके खैमों में कैंपों में बिठा दिया जाए। तो उनसे जाके उन्होंने मुलाकातें की, उनसे बातचीत की, उनकी शिकायत का इजाला किया। तो एक तरफ एक ऐसा सूबा है जो सबसे अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, ग़िज़ाई किल्लत भी वहां पे कम है, वहां पे मुनाफा भी ज्यादा है, उनकी ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है, वहां पे करप्शन भी कम है, वहां के स्कूलों की हालत भी निस्बतन बाकी स्कूलों से बेहतर है। तो एक सूबा जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको अकेला छोड़ा हुआ है, उसके पैसे भी नहीं दे रहे, और अगर वो कोई ताउन मांग रहा है तो उसके साथ ताउन भी नहीं किया जा रहा। उसके अपने सूबे की पुलिस बाज़ों का ताउन नहीं करती, उसके अपने सूबे की इंतजामिया उसके साथ ताउन बाज़ों का नहीं करती, उसे दीवार के साथ लगाया हुआ है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये 4-5 जर्नैल मिलकर भी उसके खिलाफ हुए हुए और उसकी हुकूमत गिराने के दिन रात मंसूबे बनाते हैं, और वो दिन रात अपनी आवाम के अंदर उनकी खिदमत के लिए मौजूद है। और दूसरी तरफ एक सूबा है जहां पे तबाही है, बर्बादी है, लेकिन उनके लिए एयरफोर्स के खसूसी तैयारे भी अवेलेबल है, उनके बच्चों की शादियों में आर्मी चीफ भी जाता है, और उनके हर काम के अंदर जो है वो पूरा का पूरा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इदारा खिदमत के लिए हाजिर हो जाता है, और कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। जनाब आप 2-2 हफ्ते गायब रहते हैं, बैरूनी दौरों पे आप चले जाते हैं, साथ अपने चीफ सेक्रेटरी भी ले जाते हैं और बैग उठाने वाली खवातीन भी ले जाते हैं, तो उनसे पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो ये एक दोहरा मेयार है और इससे एक नफरत पाकिस्तान के अंदर बढ़ती चली जा रही है। लापता अफराद के लवाहिकीन नाजरीन, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जब भी कभी कहीं पे भी लापता अफराद के हवाले से खबर आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये चेहरे देखिए आप इन लोगों के, ये कितने मासूम लोग हैं बेचारे, इनमें खवातीन भी हैं, इनमें बुजुर्ग भी हैं, इनमें बच्चे भी हैं, जो लिख कर लेकर आए हैं कि जनाब आप हमारे जो प्यारे हैं उन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया है, उन्हें छोड़ दें, उन्हें बाजियाब कर दें। ये सामने एक साहब खड़े हैं, कहते हैं मैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से आजिज़ाना अपील करता हूं कि मेरे भाई इफ्तिखार अहमद वल्द हमायूं को रिहा किया जाए, जिनको पेशावर हाई कोर्ट ने 2019 को उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। अंदाजा करें 6 साल हो गए हुक्म दिए हुए, 7 साल पेशावर हाई कोर्ट का, अभी तक वो उनका भाई बाजियाब नहीं हुआ।
ये मोहम्मद रकीम वल्द फजल जनान, इनको रिहा करो, जिनको 2018 में पेशावर हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया था। हर आदमी बता रहा है, कोई कह रहा है कि 2019 का हुक्मनामा है मेरे पास, कोई कह रहा है 2018 का हुक्मनामा है मेरे पास, कोई कह रहा है किसी और दौर का, और सब लोग आर्मी चीफ को कह रहे हैं। क्योंकि देखें ना, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां ये बंदों को जबरी तौर पे लापता करती हैं, यही अगवा करते हैं। हकीकत है, मेरे जैसा एक सहाफी भी इन्होंने अगवा किया था ISI ने। अभी एक माजी खड़ी हैं, ये आफ्ताबुद्दीन, अपने बेटे की तस्वीर लेकर खड़ी है कि मेरे बेटे को छोड़ दो। तो अब एक लम्हे के लिए सोचे ना आर्मी चीफ के, उनके बेटे को उठा लिया, अगवा कर लिया किसी ने, या DG ISI ये सोचे कि उनके बेटे को या बेटी को उठा लिया किसी ने, अगवा कर लिया, और कई साल गुजर गए हैं। तो सोचे जरा उनका, उनकी अहलिया का, उनके घर वालों का क्या हाल होगा, कितना तड़पेंगे वो लोग, कितना परेशान होंगे वो लोग। देखें, अगर इन लोगों ने कुछ गलत किया तो अदालत में पेश करें ना, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। ये तो नहीं हो सकता कि आप बंदे ही लापता कर दें जबरी तौर पे। मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज होनी चाहिए। पूरी दुनिया में अदालतें काम करती हैं। बेशुमार चीजें आपने इस मुल्क में खराब की हैं। आपने मार्शल लॉ लगाया 4 दफा, एक दफा भी आपको जबरी तौर पे लापता नहीं किया गया। हम तो आपके खिलाफ भी जब कार्रवाई का कहते हैं तो कहते हैं कि अदालत में होनी चाहिए, इंसाफ के साथ होनी चाहिए। तो ये लापता अफराद का मामला है नादरीन, और ये पेशावर प्रेस क्लब के बाहर इन्होंने एहतजाज किया है। बेचारे बैनर्स, पोस्टर्स लेकर, अपने हाथों में अपने प्यारों की तस्वीरें लेकर खड़े हैं और पाकिस्तान की फौज से मुतालबा कर रहे हैं, फील्ड मार्शल से, कि मेहरबानी करें, हमारे प्यारों को छोड़ दें। इमरान खान साहब ने अपने दौर में बहुत सारे जो जबरी तौर पर लापता अफराद थे उन्हें बाजियाब करवाया था, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक, और इस बात की बड़ी तकलीफ है एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि वो इसको बतौर एक हथियार इस्तेमाल करते हैं, और ये हथियार नहीं है, ये नफरत फैलाने वाली एक मशीन है, जिससे इतनी नफरत फैलती है कि आप सोच नहीं सकते। ये जो लोग खड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है ये आपसे प्यार करते हैं? ये सिर्फ अपने प्यारों के लिए आपसे दरखास्त कर रहे हैं। इनकी नस्लें जो हैं वो आपसे नफरत करेंगी। ये तकलीफदेह चीज है, बहुत तकलीफदेह चीज है। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अजीबोगरीबी काम शुरू कर दिया। मैं तो हैरान हो गया ये चीजें देख करके। अमन का नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को इतना ज्यादा पसंद है। आप ये देखें ना कि आसिम मुनीर साहब और उनके साथियों ने कैसा कमाल असेसमेंट किया था कि इन्हें यह बारीक नुक्ता पहले दिन समझ आ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप की कमजोरी है अमन का नोबेल इनाम। तो आसिम मुनीर साहब ने फौरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमन का नोबेल इनाम की नामजदगी पाकिस्तान की जानिब से करवा दी। फिर इसराइल ने भी कर दी, उन्हें भी पता चल गया, और कुछ और लोगों को भी। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमन का नोबेल इनाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का यह स्टेटमेंट इसे बताता है। यूरोप को इसने धमकी लगाई डोनाल्ड ट्रंप ने। इन्होंने कहा कि खुद को अब सिर्फ अमन का पाबंद नहीं समझता। नोबेल के ना मिलने पर ट्रंप का लहजा बदल गया। यूरोप को दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगा दी। उन्होंने नॉर्वे के वजीर आजम को, नॉर्वे देता है ना, नॉर्वे से आता है अमन का नोबेल इनाम, वहां पे एक कमेटी है और वो बैठ के ये फैसला करती है। वो प्रॉपर एक तरीकाकार है कि किसको अमन का नोबेल इनाम देना है। ज्यादती भी करते हैं, गलत लोगों को भी दे देते हैं, बात ठीक है। इस मरतबा जो दिया उन्होंने, ये गलत दिया है, और इससे पहले भी ऐसी गलतियां हो चुकी हैं और वो साबित भी हो गया कि गलत दिया। वो खातून उठती हैं वेनेजुएला की, वो जाके डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा के आ जाती हैं कि एलो पढ़ो। तो उन्होंने कहा जी कि नॉर्वे से बाकायदा लेटर जारी हुआ। उन्होंने कहा जी देखें, बात यह है कि इसको आप अलामती तौर पे भी किसी को नहीं दे सकते। ये अमन का नोबेल इनाम जिसे दिया जाता है ये उसी के पास रहता है टाइटल, आप इसे अलामती तौर पे भी किसी को नहीं दे सकते। तो नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गार स्टोरे को लिखे गए एक खत में कही, और उन्होंने कहा कि नोबेल अमन इनाम न मिलने के बाद अब वो अपने आप को सिर्फ अमन के बारे में सोचने का पाबंद नहीं समझते। ये ग्रीनलैंड के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने खत लिखा है और अमेरिकी कंट्रोल के मुतालबे को भी उसमें दोहराया गया है। यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम मिल जाए तो फिर वो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा नहीं करेगा, ग्रीनलैंड पे हमला नहीं करेगा। ये देखें कितनी इंटरेस्टिंग ये खबर है कि नॉर्वेजियन वजीर आजम, उन्होंने ये बताया कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान मेरे और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली कई मुलाकातों और गुफ्तगुओं में नोबेल प्राइज का तस्करा होता रहा है।
जुज़वी तौर पर यह गुफ्तगू संजीदा नौइयत की थी, क्योंकि ट्रंप इस मामले में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन ट्रंप जानते हैं कि अमन का नोबेल इनाम कौन देता है और कौन नहीं देता। मैंने कई बात उन्हें यह बात वाजे की है, समझाई है। अच्छा, वो ये कहते हैं दुनिया को इस वक्त इन मसाइल से कई ज्यादा बड़े चैलेंजेस का सामना है कि आलमी रहनुमा नोबेल अमन इनाम हासिल करने के लिए ख्वाहिश रखें। यह एक अच्छी बात है कि आलमी रहनुमा जंगों और तनाज़ात में कमी लाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इधर तो ट्रंप ने खत लिख दिया जनाब कि मैं अब अमन के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, अमन का नोबेल इनाम ही मुझे नहीं मिल रहा, तो फिर मैं क्यों अमन के लिए कोशिशें करूं। ये आप कमजोरी चेक करें एक इतने बड़े आदमी की। और डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल